हेलो। आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। बिफोर स्टार्टिंग द लिविंग वर्ल्ड, लेट्स हैव अ लुक ऑन सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर शुरू होने से ठीक पहले मेंशन्ड है, दैट इज अर्नेस्ट मेयर के बारे में बताया गया है। पहली बात तो इनको डार्विन कहा जाता है 20th सेंचुरी का। डार्विन कौन थे? तो ये साइंटिस्ट इवोल्यूशन से रिलेटेड थे, इवोल्यूशनरी स्टडीज से रिलेटेड थे, जिनके बारे में आप 12th में फर्दर पढ़ेंगे। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखा जाए कि बायोलॉजिकल स्पीसीज होता क्या है, तो बायोलॉजिकल स्पीसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास कैपेबिलिटी है इंटरब्रीड करने का, इंटरब्रीड कर सकते हैं, एट द सेम टाइम फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर सकता है और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, यही था आज का करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, जिसको दिया था अर्नेस्ट मेयर ने। ओके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनको 3 प्राइज से अवार्ड किया गया था, 3 प्राइज दिया गया था, जिसको कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ओके, इतना बात ध्यान में रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिविंग कहेंगे हम किसको? तो कुछ क्राइटेरिया है जिसके बारे में हम देखेंगे, बात करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कोई चीज़ लिविंग है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रोथ। तो सिंपल अगर देखा जाए तो ग्रोथ क्या है? हर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियस सी बात है। इंक्रीज इन सेल नंबर और सेल मास। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का ग्रोथ होना और सेल का डिवीजन होना सेम है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और यही सेल डिवाइड कर जाता है, 2 नए सेल्स बना देता है। तो अब ग्रोथ भी कहिए या सेल का डिवीजन कहिए, दोनों ही प्रोसेस सेम है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग्स जैसे माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड मॉल्ट, ये भी तो ग्रो करते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि माउंटेन्स जो हैं, इनकी भी साइज धीरे धीरे बढ़ रही है, पर क्या वो लिविंग है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ग्रोथ कैनॉट बी कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। सिंपल है। आगे देखते हैं सेकंड क्राइटेरिया। पहला तो ये हो गया। सेकंड देखते हैं रिप्रोडक्शन। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, यहाँ रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही है। ऑब्वियस सी बात है। रिप्रोडक्शन में यानी का रिप्रोडक्शन का मतलब ही है कि नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करना। तो जब नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, सेल का डिवीजन होना, ग्रोथ होना, सब एक ही है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि वो एक ही सेल के बने हुए हैं। तो चाहे तो सेल डिवाइड कहिए, चाहे रिप्रोडक्शन कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, या यूं कहे कि ये अपने ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन को हम कंसीडर नहीं कर सकते एक डिफाइनिंग फीचर की तरह। ओके, तो आपने देखा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, तीसरा देखते हैं मेटाबॉलिज्म। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारे सेल्स में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उनको तो हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं और फेनोमेना को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों आ जाएगा। कैटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई चीज़ का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेक होता है। वहीं एनाबॉलिक रिएक्शंस वो सारे के सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, कोई चीज़ फॉर्मेशन होता है। तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ नया बन रहा है और कुछ टूट रहा है। तो ये बनने टूटने के प्रोसेस को एक साथ हम मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक प्रोसेस कह सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी एक्सक्लूसिव फीचर है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट नहीं करेगा मेटाबॉलिक रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, लास्ट देखिए कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस होता क्या है? फोर्थ है ये बेटा। कॉन्शियसनेस होता क्या है? तो कॉन्शियसनेस और कुछ नहीं, अवेयरनेस है अपने सराउंडिंग के प्रति। आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, किस जगह पे हैं, किस टाइप की एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसके प्रति आपका अवेयरनेस ही आपका कॉन्शियसनेस है। ऑब्वियस सी बात है कि नॉन लिविंग को तो कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। आप उनके साथ कुछ भी करिए, नॉन लिविंग कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर, जस्ट लाइक योर टेबल। आप टेबल को कहीं पे भी उठा के लिख दीजिए, वो सेम ही रिस्पॉन्ड करेंगे। यानी कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ह्यूमन बीइंग थोड़े स्पेशल हैं बेटा, वो सेल्फ कॉन्शियस भी है। आपको पता है अपने बारे में भी, नॉट जस्ट आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर हैं, आप इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में भी अवेयर हैं। सम अप करते हैं इसको। अगर हम देखें प्रॉपर्टीज तो ये हो सकता है मे बी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ओके, अब अगर हम देखें कि क्या प्रॉपर्टीज है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, कुछ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में आपने देखा मेटाबॉलिज्म, और आपने क्या देखा? आपने देखा कॉन्शियसनेस। दो प्रॉपर्टी आपने देखा जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, जो नॉन लिविंग बिल्कुल भी शो नहीं करते, केवल लिविंग ही शो करते हैं। एट द सेम टाइम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आपने देखा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ओके, ये था प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें आपने देखा कि कौन सी प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है और कौन सी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। ओके, चलिए अब देखते हैं थोड़ा और आगे की तरफ। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। स्टार्ट करेंगे हम टर्म टैक्सोनॉमी से। टैक्सोनॉमी होता क्या है? बहुत इजी है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इनटू सूटेबल टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है? आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, टैक्सॉन और कुछ भी नहीं, जस्ट कैटेगरीज हैं जिनमें हम किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं, जिनके पास कुछ सिमिलर कैरेक्टर होते हैं। उन सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम एक जगह प्लेस कर देते हैं, उन्हीं को हम टैक्सॉन कहते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना एक सूटेबल टैक्सॉन में, यही तो है टैक्सोनॉमी। ठीक है, इसके अलावा हम टैक्सोनॉमी को डिफाइन कर सकते हैं एज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको नेम देंगे और उसको सूटेबल टैक्सॉन में डाल देंगे, कैटेगरी में डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे। ओके, टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय एपी डे कॉन्डोल। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को, ये है इंपॉर्टेंट। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कौन कौन से स्टेप है? पहला कैरेक्टराइजेशन या डिस्क्रिप्शन। पहला, organism are studied based on understanding of character of organism like external internal structure की स्टडी करना। ठीक है ना, उसके साइटोलॉजी यानी सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसके डेवलपमेंट प्रोसेस यानी एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करना, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की स्टडी करना। पहला स्टेप है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसको हमें क्लासिफाई करना है, उसके बारे में हमको पता लगाना है ये सारी चीजें। जब एक बार हमने इसकी स्टडी कर दिया, अब हम इसका करेंगे आइडेंटिफिकेशन यानी रिकॉग्निशन ऑफ एसेंशियल कैरेक्टर। सारे के सारे डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद, इसके फीचर्स को, कैरेक्टर को पढ़ने के बाद, कौन कौन से एसेंशियल कैरेक्टर है उसको हम पहचानेंगे। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन। ओके, हमने इसके डिस्क्रिप्शन को देख लिया, जो जरूरत था, एसेंशियल कैरेक्टर था, उसको हमने पहचान लिया। अब हम एनिमल प्लांट को कन्वीनियंट, या जो भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, उसको हम कन्वीनियंट कैटेगरी में क्लासिफाई करने जाएंगे, उनके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस पे। ओके, और ये तीनों करने के बाद हम उसका नामकरण कर देंगे, उसको नाम दे देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चारों सिंपल स्टेप में आप टैक्सोनॉमी को पूरा करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अननोन ऑर्गेनिज्म को
क्लासिफाई करते हैं। ओके, इसके साथ ही एक और टर्म देखने को मिलता है सिस्टमैटिक, जो कि इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक और कुछ नहीं, टेक्सोनॉमी यानी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इनटू सुटेबल टेक्सॉन कैटेगरी। जब हम टेक्सोनॉमी करते हैं, लेकिन ये करते टाइम हम उस ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान रखते हैं, उसके वो कैसे आया है, उसकी एंशियंट क्या हिस्ट्री रही है, उसका इवोल्यूशन कैसा रहा है। जब हम इसको भी ध्यान में रख करके क्लासिफाई करते हैं, तो इसी को हम कह देते हैं सिस्टमैटिक्स। सिंपल है, सिस्टमैटिक इज सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो और कुछ भी नहीं, जस्ट टेक्सोनॉमी ही है सिस्टमैटिक। बट ये टेक्सोनॉमी करते समय, पढ़ते समय, उसको क्लासिफाई करते समय जब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखते हैं, तो उसी को हम सिस्टमैटिक कह देते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट, कैरोलस लिनियस ने बुक पब्लिश की थी, सिस्टमा नेचुरल, एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है, जिसमें इन्होंने इनके बारे में बताया था। साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि these are the names given to the organism by biologists based on the universal accepted principle और criteria। किसी भी ऑर्गेनिज्म को पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे अर्थ पे जहां भी लोग रहते हैं, उसको सेम नाम से, सेम कैरेक्टर से, सेम तरीके से ही जाने, ये चीज सुनिश्चित करने के लिए हमको एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम देना पड़ेगा। और वो नेम देने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। बस साइंटिफिक नेम देने के पीछे उसका रीजन यही है कि एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ऐसा नेम दिया जाए साइंटिफिक, जो यूनिवर्सल कहीं पे भी चले जाए, सेम नेम से जाना जाए, हर जगह एक्सेप्टेड हो। ओके, मेन यहाँ इंपॉर्टेंट है ICBN एंड ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नाम से ही मालूम है, बॉटनी प्लांट, जूलॉजिकल एनिमल, इन दोनों के ही साइंटिफिक नेम देने, इनका नॉमेनक्लेचर करने से रिलेटेड जो भी कोड्स हैं, जो भी रूल्स हैं, वो सब दिया गया है ICBN और ICZN में। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अगेन दिया था किसने, कैरोलस लिनियस। इस चैप्टर के मेन साइंटिस्ट यही हैं, कैरोलस लिनियस। इन्होंने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाई का मतलब ही है दो, नोमियल यानी नेम, यानी अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो वर्ड में नाम दें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सिंपल है, यहाँ फ्लोचार्ट के माध्यम से बताया भी गया है। यहाँ देखिए, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट क्या क्या होंगे, पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम क्या होगा, सिंपली आप याद रखते हैं, जीनस का नाम। अभी जीनस स्पीसी क्या होता है आपको बताएंगे। और स्पीसी यानी आप दो नेम दीजिए, मतलब दो कंपोनेंट में नेम करिए किसी ऑर्गेनिज्म का, जिसमें पहला जीनस रिप्रेजेंट करे और दूसरा उसका स्पीसी रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जीनस का नाम जब आप उसका लिखेंगे तो वो स्टार्ट होना चाहिए कैपिटल लेटर से और स्पीसी का स्मॉल लेटर में। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम देखें साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आप जानते हैं मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल क्या कहता है कि जो पहला वर्ड होगा, पहला, ये रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, ओके, और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को। पहला स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, दूसरा स्टार्ट हुआ है स्मॉल लेटर से। ठीक है, इसके अलावा जब भी हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नेम, या तो जब हम यहां देखिए प्रिंट करेंगे तो इसको इटैलिक में प्रिंट करेंगे, इसके लैटिन ओरिजिन को बताने के लिए, पर जब हैंड रिटन होगा तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करें। ठीक है, कभी कभी ऑथर का नेम, जिसने इसको इलेबोरेट डिस्क्राइब किया था, उसके नाम को भी एब्रेटेड फॉर्म में हम लास्ट में लिख देते हैं इन रोमन। फिर से एग्जांपल देखिए, जैसे कि हाउस फ्लाई का है मस्का डोमेस्टिका, तो पहले तो दो कंपोनेंट में नाम दिया गया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये। दूसरा, पहला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके जीनस को, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को।
ओके, पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल, और सेपरेटली किया है हमने इसको अंडरलाइन। ये है प्रॉपर वे किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम को लिखने का, जिसके सारे के सारे यूनिवर्सल रूल को दिया गया है। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में देख करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। ओके, दूसरा देखिए, अब क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कैटेगरी और टैक्सॉन में क्या अंतर है, क्या समानता है, देखते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म है उसको किसी एक ग्रुप में डाल दीजिए आप, कैटेगरी बन गया उसका। लेकिन यही ग्रुप बनाते समय जब आप किसी एक स्पेसिफिक फीचर का या कुछ फीचर्स का भी ध्यान रखते हैं कि ये नहीं, ये जो ग्रुप हमने बनाया है इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, और तब आपने ग्रुप बनाया है, इसी को हम टैक्सॉन कहते हैं। बेसिकली टैक्सॉन भी एक कैटेगरी ही है, बस उसमें कुछ फीचर अटैच्ड है, या यूं कह सकते हैं इट इज साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरी। ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, ये सीक्वेंस है कैटेगरी का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आप यहां से देखिए, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या नाम है क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। ढेर सारी स्पीसी मिलके जीनस बनाती है, जीनस मिलके फैमिली, फैमिलीज मिलके ऑर्डर, ऑर्डर मिलके क्लास, क्लास मिलके फाइलम और डिवीजन, और डिवीजन और फाइलम मिलके किंगडम का निर्माण करते हैं। सिंपल। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ एक अंडरलाइन किया गया है हाईलाइट करके, एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसका क्या मतलब है? स्पीशीज क्या है, अभी मैंने बताया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं एज पर अर्नेस्ट मेयर। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे ना, उनके बीच कॉमन कैरेक्टर बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन दो स्पीसी, भाई दो या दो से ज्यादा स्पीसी एक साथ हम मिला करके जिनके अंदर कुछ कैरेक्टर सेम हो, जीनस, फिर कई सारे जीनस, फैमिली, कई सारी फैमिली, ऑर्डर। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, कॉमन कैरेक्टर्स घटते चले जा रहे हैं। अब जब आप किंगडम की बात करेंगे ना, तो किंगडम में जब आप स्टडी करेंगे तो ऑर्गेनिज्म के बीच कॉमन कैरेक्टर्स एकदम कम होंगे एज कंपेयर टू स्पीसी। इसी बात को यहाँ लिखा गया है कि एज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक बात और है, सबसे बेसिक कैटेगरी या यूं कहें कि सबसे प्राइमरी कैटेगरी कौन सी है, तो वो है स्पीसी। हम स्पीसी को ही देख पाते हैं अपने आसपास। आपने कभी किंगडम नहीं देखा होगा, फाइलम, अच्छा प्लांट के केस में हम डिवीजन कहते हैं और एनिमल के केस में फाइलम कहते हैं। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ये आप देखते नहीं है, बस कैटेगराइज करते हैं, देखते केवल स्पीसीज को है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, स्पीसीज बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर होंगे, पर ये कॉमन कैरेक्टर घटते चले जाएंगे जैसे जैसे हम किंगडम की तरफ बढ़ेंगे। कुछ एज पर एनसीईआरटी कुछ नाम दिया गया है जिनके बायोलॉजिकल नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे उनका जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम डिवीजन दिया हुआ है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। एनसीईआरटी यहीं तक है, इस बार जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आई हो यहीं तक मेंशन्ड है। लेकिन पिछले एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक था टैक्सोनॉमिकल एड। एड्स क्या होते हैं? टैक्सोनॉमी यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में क्लासिफाई करते टाइम हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं कि प्रॉपर वे में उनको क्लासिफाई कर पाए। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास पहले से क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म तो है ही है, हमें उनके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करके हम उनको प्रॉपरली क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम हर्बेरियम का यूज करेंगे, नाम से ही मालूम चल रहा है, हर्ब यानी प्लांट। इसमें प्लांट्स को शीट पे रखा जाता है, ड्राई, प्रेस और प्रिजर्व किया जाता है, सुखा दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, इसको हर्बेरियम शीट कहते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स, अच्छा यहाँ प्लांट डेड है, डेड है, ठीक, उनको उनके पार्ट को, प्लांट के पार्ट, जैसे पत्ता को ले लिया आपने, को सुखाया, पत्ते को प्रेस किया और प्रिजर्व कर दिया। बॉटनिकल गार्डन को भी हम यूज करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड, बट यहाँ लिविंग होते हैं प्लांट्स,
म्यूजियम में प्लांट और एनिमल को हम प्रिजर्व करते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके स्कूल में, लैब में कई सारे स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा गया होगा, इनको आप कभी भी रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क जूस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, यहाँ पे भी डेड है, म्यूजियम में डेड है। कीज क्या है? कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, ये बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हमको क्लासिफाई करना होता है तो हम एक और टेक्सोनॉमिकल एक की का यूज करते हैं, इसमें ऑलरेडी दो स्टेटमेंट लिखे होते हैं जिनको कपलेट कहते हैं, और ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं। इस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रास्टिंग, हर एक स्टेटमेंट को आप लीड कहेंगे, और इन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कह सकते हैं कि स्टेटमेंट के बेस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ये न्यू एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, यहाँ तक ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।